हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी लोग अपने घर में सेफ़ हैं और सुरक्षित हैं। तो आज हम सभी लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं, आज हम इसमें सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ये डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, निर्माण करते हैं। ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जैसे दो या दो से अधिक, जैसे मान लीजिए क्या, हाइड्रोजन, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, ये H2O। हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, लेकिन यहाँ पे नया गुणधर्म मिल रहा है, जैसा बताया कि नए गुणधर्म वाले। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। ये जल क्या है, एक लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक या फिर एक से अधिक, ठीक है ना। तो एक पदार्थ मिला है, वो भी कैसे, नए गुणधर्म वाला है, इसका निर्माण हुआ है, जल है, ठीक है ना। तो इस तरीके की अभिक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का क्या होगा। अब देखो, इसकी अवस्था परिवर्तित हो गई, ये गैस में था और अब किस में हो गया, लिक्विड में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसकी क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, अवस्था परिवर्तन, ठीक है ना। गैस से ये किस फॉर्म में पहुंच गया, लिक्विड में पहुंच गया, तो इसकी अवस्था परिवर्तित हो गई। और ये गैस थी, अब उसमें पहुंच गया, हो सकता है कि रंग में भी परिवर्तन आ जाए, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, तापमान में भी परिवर्तन, ठीक है ना, में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और गैस का उत्सर्जन होता है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण हैं, ठीक है ना, गैस का उत्सर्जन होता है। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना, संपन्न होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रियाओं में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है और फिर इस पदार्थ को वापस हम इस फॉर्म में नहीं ला सकते। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक अभिक्रिया में ये होता है कि अगर कोई हमारा उत्पाद बन गया है तो हम कभी कभी उस उत्पाद को वापस इधर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भौतिक जैसे वाष्पीकरण हो गया, आसवन हो गया, ठीक है ना, ये भौतिक अभिक्रियाओं में आता है। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या उपयोग हैं। तो दैनिक जीवन में जैसे मान लीजिए कि हमारा पाचन है, भोजन का पाचन, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। श्वसन, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना।
और दूध से दही बनना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा कि दैनिक जीवन में, ठीक है ना, दैनिक जीवन में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हम संपादित करते हैं, जैसे कि भोजन का पाचन, ठीक है ना, भोजन का पाचन ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। श्वसन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन में क्या होगा, भोजन के पाचन में जैसे मान लीजिए हमने रोटी थी, उसको टुकड़ों में क्या किया, तोड़ा, ठीक है ना, और उसके बाद जब डाइजेशन हुआ तो क्या, एक लिक्विड फॉर्म बन जाता है, ठीक है ना, प्लस सॉलिड। तो इस तरीके इसको हम वापस नहीं ला सकते, इसका मतलब क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन में क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने लगे और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दें। इसका मतलब ये भी कैसी है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, ठीक है ना, दूध से दही बनना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो दैनिक जीवन में बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, ये एग्जाम्पल थे रासायनिक अभिक्रियाओं के, ठीक है ना। तो अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। जो तत्व भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में वो किस तरीके से होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। क्या, अभिकारक, अभिकारक, इसको आप नोट कर लेना, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभिकारक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिनका क्या होता है, निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। अभिकारक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे इनको, ठीक है ना। तो ये हो गए अभिकारक और उत्पाद, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है ना, हमने ले लिया कोई इक्वेशन है, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभिकारक और उत्पादक देखेंगे। तो अभिकारक क्या है, जो अभिक्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो इसमें कौन कौन भाग ले रहा है, इसमें मैग्नीशियम भाग ले रहा है, ठीक है ना, मैग्नीशियम भाग ले रहा है, और क्या ले रहा है, ऑक्सीजन भाग ले रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन। तो ये दोनों पदार्थ कैसे हो गए, ये दोनों पदार्थ क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और निर्माण किसका हो रहा है, इसका हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया, क्या हो गया, उत्पाद हो गया, ठीक है ना। तो अभिकारक और उत्पाद ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या अभिकारक होते हैं और क्या उत्पाद होते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये बेसिक है, इसको आपने पढ़ लिया तो आगे के जो भी चैप्टर हैं आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। हमने रासायनिक अभिक्रियाएं तो देख ली किस तरीके से होती हैं, अब देखेंगे समीकरण होता क्या, रासायनिक समीकरण क्या है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा हम कैसे करते हैं, निरूपित करते हैं। जैसे अभी मैंने Mg + O = MgO बताया था, ठीक है ना। तो जब हम समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं तो क्या करेंगे, तो उसमें जो अभिकारक पदार्थ हैं और जो उत्पाद हैं उनको हम क्या करेंगे, उनके हम प्रतीक लिखते हैं, प्रतीक ही तो लिखते हैं, प्रतीक लिख देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, और उनकी भौतिक अवस्था को भी प्रदर्शित किया जाता है।
तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने मैग्नीशियम का रिबन को अगर हम ऑक्सीजन में जलाएंगे, दहन करेंगे, तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। तो हम इनकी अवस्था को कैसे प्रदर्शित करेंगे, अगर देखिए कोई भी गैस है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है ना। तो हम इसे ठोस को सॉलिड लिखते हैं, लिक्विड और, ठीक है ना। तो इसको हम S से लिखेंगे शॉर्ट में, इसको L से लिखेंगे और इसको हम G से लिखेंगे। ये बस ध्यान रखने वाली बात है कि अगर गैस हो, जब हम समीकरण बनाएंगे तो उसकी हम अवस्था को भी दिखाएंगे कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है या फिर वो गैस है या फिर एक्वस है। एक्वस का मतलब होता है कि जलीय विलयन, ठीक है ना। एक्वस को हम एक U से डिनोट करेंगे अगर कोई जलीय विलयन उस पदार्थ में रिएक्शन के समय दौरान आता है तो, ठीक है ना। तो बस अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे, अभी तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, वो समीकरण कैसे थे, संतुलित नहीं थे, बैलेंस नहीं थे, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है ना। ठीक है, कैसे संतुलित करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने आयरन है उसको लिया है Fe, ठीक है ना, प्लस H2O, ठीक है ना, और रिएक्शन हमने करा दी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Fe3O4, ठीक है ना। क्योंकि जब ये आयरन है और ये क्या है, वाटर है, जब लोहा पानी के संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है ना। अब इसको हमें देखना है कि बैलेंस कैसे करेंगे, अभी ये बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। तो बैलेंसी के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। एक तरफ लिख लो तत्व, एक तरफ अभिकारक और उत्पाद। अभी हमने अभिकारक और उत्पाद क्या करे थे, पढ़े थे, ठीक है ना। तत्व, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है ना। तत्व देखो क्या क्या है, एक तो Fe है, तत्व क्या है, Fe है। दूसरा तत्व क्या है, H2 है, मतलब हाइड्रोजन है, और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है। ये 3 तत्व हैं, इस अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अभिकारक देखिए कितने हैं यहाँ पे, अभिकारक कितना है, 1, अभिकारक में Fe 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है ना। अब हम उत्पाद में देखेंगे, Fe कितना है, Fe3, मतलब 3 है Fe। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, कितने हैं, 4, H2 कितना है, 2। इसका मतलब हमें अभिक्रिया बैलेंस कहाँ पे करनी है, हमें क्या करना है, अभिकारक और उत्पाद कैसे करने हैं, बराबर करने हैं। जब बराबर हो जाएंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि अब अभिकारक यहाँ पे 1 है, या तो उत्पाद भी 1 होना चाहिए। अगर उत्पाद 1 नहीं है, उत्पाद कितने हैं, 3, तो यहाँ भी क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। और यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ भी 4 होने चाहिए, तब हमारी ये अभिक्रिया कैसी होगी, बैलेंस होगी, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं सबसे पहले Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले हम इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ब्रैकेट में बंद करने का मतलब है कि हम इनके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो भी कुछ करेंगे हम इनके बाहर यानी कि मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, ठीक है ना, अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए Fe यहाँ पे कितना है, 1 है, हमें करने कितने, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे अभिकारक में।
तो 3Fe क्या हो जाएगा, 3Fe, ठीक है ना। अब देखो हमारा H2O कितना है, 2 है, H2 बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 4 हैं तो हमें यहाँ भी ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, कितने से, 4 से, 4H2O। अब क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन अब यहाँ पे कितने हो गए, 4 2 जा 8, और जबकि हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2। अब अभिक्रिया हमारी अभी भी बैलेंस नहीं हो पाई ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। तो हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ क्या हो गया, 8H2 हो गए, तो हमें यहाँ भी कितने करने पड़ेंगे, 8 करने पड़ेंगे, जबकि यहाँ हैं तो हमें यहाँ क्या करने पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4H2, ठीक है ना। तब कहीं जाके हमारी अभिक्रिया कैसी होगी, बैलेंस होगी। अब ये अभिक्रिया कैसी है, अब ये अभिक्रिया बैलेंस है, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, एक कमी है। क्या कमी है, अभी हमने इसकी अवस्था को नहीं दिखा पाया कि कौन गैस है, कौन लिक्विड है और कौन सॉलिड है, ठीक है ना। तो 3Fe ये क्या है, ये सॉलिड है, प्लस 4H2O ये क्या है, लिक्विड है, Fe3O4। इस तरीके से ये तो सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये क्या हो गया, आयरन है तो ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा, और ये हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कैसी होगी, गैस होगी। अब हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया कैसी है, बैलेंस है, ठीक है ना। अब अभिक्रिया कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है ना। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया अब संतुलित हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यकता क्या है, इसको संतुलित करने की क्या आवश्यकता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की क्या आवश्यकता है, इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आवश्यकता है, सबसे पहले एक आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है कि ना ही द्रव्यमान का क्या होगा, निर्माण होगा, और ना ही द्रव्यमान का ह्रास होगा या कमी होगी, ना ही उत्पत्ति होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, मतलब जो अभिकारक हैं या उसके बाद जो उत्पाद हैं, प्रत्येक पदार्थों में क्या होगा, परमाणुओं की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। ये होता है, इससे हम अभिक्रिया को बैलेंस करना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या कैसी चाहिए, बराबर चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो कई तरीके से होती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरीके से ही रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, ठीक है ना। तो इसके कई तरीके से प्रकार हैं, उनको आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया, क्या, संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके, ठीक है ना, अभिकारक ही मिलते हैं तो क्या करेंगे, एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। क्यों, किसका, एक उत्पाद का
निर्माण करेंगे या एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना। दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलेंगे, ठीक है ना, अभिकारक पदार्थ मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो अभिकारक, यानी कि मान लीजिए A+B, ये दो अभिकारक थे, मिलके बने तो क्या बन गया, एक तीसरा उत्पाद C बन गया। इस तरीके से संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिएगा कोयले का दहन, कोयले को हम जलाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या जलता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो क्या होता है, दो अभिकारक मिल गए, क्या बनेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयला जलेगा तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि धुआं निकलेगा। कार्बन क्या होती है, गैस, ये सॉलिड होता है, और ये क्या होती है, गैस होता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से कोयले का दहन। इसी तरीके से पानी का, मतलब जल का निर्माण, जल का निर्माण क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना। जब जल का निर्माण होगा तो क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है ना, ऑक्सीजन मिलके क्या करेंगे, अब ये क्या है, H2O, ये क्या है, पानी है, लिक्विड है। ठीक है ना। और यहाँ क्या था, हाइड्रोजन, ये क्या थी, गैस थी, और ये भी गैस थी। तो दो अभिकारक मिल रहे हैं, एक उत्पाद बन रहा है। तो इस तरीके की अभिक्रिया क्या हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप लोग जल्दी जल्दी से पढ़िएगा। वियोजन जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ठीक है ना। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, एक अभिकारक टूटकर, ठीक है ना, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना। जैसे कोई एक अभिकारक है, ये क्या हुआ, टूटकर या गर्म किया इसको हमने, तो क्या करेगा, B+C का निर्माण करेगा। एक अभिकारक दो उत्पादों का निर्माण करता है तो उसको, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो वियोजन भी तीन तरह के बताए गए हैं, उसमें वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक है ना। ये हो गया वियोजन। वियोजन में तीन वियोजन हैं, कौन कौन से लिख लीजिएगा आप लोग, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक है ना। उसमें वियोजन में क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया तो पता चल गई कि क्या होगा, अभिकारक एक होगा और उत्पादक दो या दो से, उत्पाद क्या होंगे, दो या दो से अधिक होंगे। तो उसमें वियोजन में क्या होगा, हम ऊष्मा द्वारा वियोजन करेंगे। ठीक है ना। यहाँ हमने गर्म किया था तो ये उसमें वियोजन। वैद्युत वियोजन में क्या होगा, वैद्युत धारा का प्रयोग करा जाएगा। और प्रकाशीय में प्रकाश का, यानी कि सूर्य का प्रकाश हो सकता है, कोई भी प्रकाश हो सकता है, इसका हम क्या करेंगे, निर्माण, इससे हम कराएंगे रिएक्शन तो हो जाएगी। ये हो गया वियोजन। ठीक है ना। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा ये सभी पॉइंट्स जो भी कुछ हैं। ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन में आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा, ऊष्मा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना। जैसे अभिकारक का क्या होगा, ऊष्मा या गर्मी द्वारा अभिकारक को क्या करेंगे, हम वियोजन करेंगे। वियोजन में हमें पता है कि एक अभिकारक होगा, उसमें से हमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलेंगे, तो उस अभिकारक का वियोजन किसके द्वारा करेंगे, ऊष्मा के द्वारा। ठीक है ना। तो ऐसे वियोजन को क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, CaCO3, हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब ऊष्मा लेंगे, इसको क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इसका मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ पे एक अभिकारक था, हमने इसको क्या किया, उसमें वियोजन किया, तो यहाँ पे हमें दो उत्पाद मिल गए।
ठीक है ना, 2 उत्पाद मिल गए। और ये दोनों ही उत्पाद कैसे हैं, ये CaO, ये क्या है, ये सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ये क्या है, CaCO3, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, CaO, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड। इस तरीके से उसमें वियोजन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं वैद्युत वियोजन। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा जल्दी जल्दी। वैद्युत वियोजन, ठीक है ना, वैद्युत वियोजन में क्या होगा कि हम वैद्युत के द्वारा क्या करेंगे, जो अभिकारक है उसको क्या करेंगे, वैद्युत के द्वारा नए 2 उत्पादों में क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। तो वो उसको कहेंगे कि वैद्युत वियोजन। या विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण जो वियोजन होगा वो क्या होगा, वैद्युत वियोजन। लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के कारण होने वाला वियोजन ही क्या कहलाता है, वैद्युत वियोजन कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कि वैद्युत वियोजन H2O, ये वाटर है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वियोजन हमको पता है कि हमारा अभिकारक एक होगा और उत्पाद क्या होंगे, हमारे 2 या 2 से अधिक उत्पाद होंगे। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। यहाँ पे ये क्या था, H2O पानी है, लिक्विड है, और यहाँ पे क्या, ये दोनों की दोनों गैस बन गई। ठीक है ना, वियोजन हो गया। तो इस तरीके से वैद्युत वियोजन होता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन में क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश हम यूज़ करेंगे और क्या होगा, वियोजन हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सूर्य के प्रकाश से वियोजन कराएंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए AgCl, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सूर्य का प्रकाश ले लिया। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ, ठीक है, 2AgCl। ठीक है ना, ये क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है। और जब हमने इसका वियोजन किया तो क्या बन गया, Ag यानी कि सिल्वर, और दूसरा क्या बन गया, क्लोराइड। ठीक है ना, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये क्या है, ये एक गैस है। ठीक है ना, इसी को हम क्या करते हैं, फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग करते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग एक ये है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रकाशीय वियोजन का उपयोग कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन क्या होता है, इसको और आप देख लीजिएगा बहुत जल्दी जल्दी, जिससे पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, अलग अलग आपको ना जाना पड़े। ये पहला चैप्टर जो है ये पूरा बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया और देख लीजिए क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका, ठीक है ना, काम है। विस्थापन का मतलब ये क्या करेगा, विस्थापित करेगा, किसी ना किसी को ये विस्थापित करेगा। ठीक है ना, अब किसको विस्थापित करेगा, जैसे मान लीजिएगा कोई भी पावरफुल व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, अपने छोटे व्यक्ति को ही क्या करता है, दबाता है। तो ऐसे ही इस अभिक्रिया में होता है, जो शक्तिशाली तत्व है वो क्या करेगा, अपने से कम शक्तिशाली पदार्थ को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो इस तरीके की अभिक्रिया को, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व होगा, वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आयरन ले लिया हमने, आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। कॉपर सल्फेट ले लिया, ये एक्वस होता है। ठीक है ना, आयरन और कॉपर सल्फेट जब हो गया तो अब देखो ये किसको किस में विस्थापित कर देगा,
जो Fe है ये क्या करेगा, पावरफुल है, तो ये SO4 को क्या करेगा, आपस में विस्थापित कर लेगा और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, कॉपर सॉलिड होता है। अब ये लोहे का सल्फेट बन गया। ठीक है ना, लोहे का सल्फेट। पहले ये किसका था, ये कॉपर का सल्फेट था। अब आयरन ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, इसलिए इसने क्या किया, इस आयरन ने इसके SO4 को क्या किया, आपस में मिला लिया, विस्थापित कर लिया और अपना सल्फेट बना लिया। और ये कैसा हो गया, क्योंकि ये कमज़ोर था, कॉपर आयरन से ये कमज़ोर था, इसीलिए क्या किया, इसने आपस में मिला लिया और ये अकेला रह गया। तो जो शक्तिशाली होगा वो क्या करेगा, अपने से कम वाले को क्या करता है, विस्थापित करता है उसके। तो इस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया होती है। और इसी के साथ जब ये अकेला रह गया, ठीक है ना, तो जो कमज़ोर होता है फिर यही सोचता है कि क्या हो, भगवान इसका क्या करे, भला करे या ना करे, जो भी हो इसने जैसा किया है उसका भरपाई करे। तो क्या होता है फिर आगे, इसी के साथ आ जाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, अभिक्रिया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि इसने शक्तिशाली ने क्या किया, कमज़ोर को दबा के उसके यौगिकों को अपने में विस्थापित कर लिया। जैसे मान लीजिए कोई खेत हैं, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, और दोनों के एक खेत हैं, और इन दोनों में क्या हुआ, एक पावरफुल है और एक कैसा है, ये कम पावरफुल है। ठीक है ना, लेस पावरफुल है। तो क्या हुआ, ये क्या करेगा, इसके खेत को अपने में क्या करेगा, मिलाएगा इस तरीके से। तो इसका अब ये खेत मान लीजिए कितना बड़ा हो गया, इतना हो गया, और इस बेचारे का जो कम पावरफुल था वो इतना रह गया। तो क्या था, कलयुग है, भगवान सबको देखता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा तो फिर क्या होगा, तो इसी के साथ क्या हुआ है, फसल हुई, खूब अच्छी फसल हो गई। इसके यहाँ बहुत ज़्यादा हुई और इसके यहाँ बहुत थोड़ी। लेकिन क्या हुआ, सूखा पड़ गया, पूरी फसल कैसी हो गई, ख़त्म हो गई। इसने जितना प्रॉफिट लेना चाहा उसको क्या हो गया, उतना ही लॉस हो गया। तो इसको समझ में आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये फिर दोबारा से क्या करेगा, वापस इसी क्रिया को वापस करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा अब, तो अगली क्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण होगा वो दो यौगिकों के बीच क्या, आयनों के आदान प्रदान से। अब ये दोनों हैं, अब ये क्या सोचेगा कि चलो जो हो गया सो वो हो गया, अब हम फिर से एक जैसे हो जाते हैं। तो इस क्रिया में क्या होगा, एक दूसरे का फिर से ये आदान प्रदान करके फिर से बराबर का हिस्सा कर लेते हैं। पावरफुल भी और लेस पावर बराबर हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रल, जीरो जिसे बोल सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब अच्छे से। ठीक है ना, इसी तरीके से ये विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, ये एक्वस होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्वस होता है। Na2SO4 सोडियम है, ठीक है ना, प्लस हम उत्पाद ले लेंगे BaCl2। ठीक है ना, और अब क्या होगा, द्विविस्थापन की अभिक्रिया आप देखिए कि किस तरीके से संपन्न होती है। ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, BaSO4 + 2NaCl। इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, Na2 दो थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, SO4 क्या किया, बेरियम के साथ मिल गया, ठीक है ना, और बेरियम का इसने क्या किया, सल्फेट बना दिया, और 2NaCl। यहाँ पे क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुई और दो विस्थापन हुआ, डबल, ठीक है ना, क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैसे, ये SO4 था वो किसके साथ मिल गया, इस Ba के साथ मिल गया, और यहाँ पे विस्थापन में क्या बना दिया, ये दो विस्थापन हो गया। ठीक है ना, हो गया कि नहीं हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, Ba जो है, Ba पे
धनायन होता है, 2 धनायन होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और जो SO4 है, ये SO4, इस पे 2 ऋणायन होता है, ठीक है ना। अब एक पे अधिकता है और एक पे कमी है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आदान प्रदान कर देंगे। क्या कर देंगे, आदान प्रदान, आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके पास कमी है वो उसको दे देगा, जिसके पास ज़्यादा है वो उसको, कमी है वो ले लेगा, जिसके ज़्यादा है वो दे देगा। तो क्या हुआ, आदान प्रदान हो गया दोनों के यौगिकों में। तो इस तरीके से क्या हो गई, जो चार्ज था वो क्या हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि बिल्कुल सब कुछ सही, नो प्रॉब्लम, कोई उदमबाजी नहीं होगा। जो झगड़ा हुआ था विस्थापन में, बुद्ध विस्थापन में झगड़ा क्या हो गया, ख़त्म हो गया आदान प्रदान करके, ठीक है ना। तो इस तरीके की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और जब ये SO4 जो बना है, ये सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है ना, सफ़ेद रंग का BaSO4 है। और जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई बीकर है, पानी भरा है, तो ये BaSO4 कहाँ पे, यहाँ पे बैठ जाएगा तली में आराम से, अंडरग्राउंड बैलेंस होके, ठीक है ना। ये BaSO4 आ जाता है और ये सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद अबिले अविक्षेप होता है, ठीक है ना। अबिले ये घुलता नहीं है, नीचे क्या होता है, विलय नहीं है पानी में, ठीक है ना, अवक्षेप आ जाता है। बस ये हो गई हमारी 2 विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इस तरीके से हम विस्थापन अभिक्रिया को भी देख लिए हैं। अब हम आते हैं आगे, अपचयन और उपचयन क्या होता है। आपका चैप्टर थोड़ा और है, बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है ना। तो अपचयन और उपचयन दोनों में क्या अंतर है, से सुनने में आपको सेम लग रहा है, थोड़ा सा अंतर है, आ है और वहाँ पे ऊ है, अपचयन और उपचयन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं कि उपचयन क्या होता है, उपचयन, ठीक है। उपचयन देखिए क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीकरण की क्या होगी, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ठीक है ना। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन में क्या होगी, वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास या कमी, ठीक है ना। ये उपचयन अभिक्रिया होती है। मतलब जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के दौरान एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, इस तरीके की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो यहाँ क्या बन गया, CO2। तो क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे क्या था, अकेला था, यहाँ पे क्या मिल गया, ऑक्सीजन और बढ़ गया, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया उपचयन। अब देखते हैं अपचयन। अपचयन क्या होता है, अपचयन ठीक इसका उल्टा होता है। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है ना, और हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन में क्या होगा, वृद्धि होगी। मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना, ये क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है और इसको हम क्या करेंगे, +H2 अभिक्रिया कराएंगे इसकी हम, तो हमें क्या मिलेगा, Cu + H2O। क्या मिला हमें, Cu + H2O। अब यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। मतलब ऑक्सीजन की कमी, इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है ना। कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन क्या था, अकेला था, और यहाँ पे क्या हो गया,
ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होती है, उपचयन में। तो यहाँ पे क्या हो गई, उपचयन हो गया, यानी कि इस रिएक्शन में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी है। जब दोनों चीज़ें, कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। ठीक है ना। जब उपचयन और अपचयन दोनों बातें होती तो वहाँ पे क्या होती, रेडॉक्स अभिक्रिया होती। समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में ये अभिक्रियाओं के क्या उपयोग हैं, इनको हम और जल्दी से देख लेते हैं और चैप्टर हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो दैनिक जीवन में देखिए क्या क्या, बहुत जल्दी दिखाएंगे आपको। अपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव हैं दैनिक जीवन में। सबसे पहले संक्षारण, संक्षारण देख लेते हैं कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, ठीक है ना। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण मतलब कोरेजन। कोरेजन क्या, तो जब कोई धातु, ठीक है ना, कोई भी धातु है वो क्या करेगी, आर्द्रता, वायु, पानी, नमी, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आएगी तो क्या होगी, वो संक्षारित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। जैसे लोहे पे जंग लगना, ठीक है ना, ये संक्षारण का ही उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा। लोहे पे जंग लगना, या फिर चांदी पर काली परत जमना, या फिर तावे पे हरी परत, ये सभी संक्षारण हैं। ठीक है ना। एक और है विक्रगंधिता, इसको भी आप देख लीजिएगा। विक्रगंधिता, विक्रगंधिता क्या होती है, जैसे हमारे खाने वाले कोई भी पदार्थ हैं, ठीक है ना, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है तो क्या होती है, उपचयित हो जाती है। ठीक है ना। उपचयित होगी तो उनका स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन। हम लोग कहते हैं कि वो सड़ गया है। तो इस क्रिया को हम धीमा कर सकते हैं। कैसे, फ्रिज में रख के हम इस क्रिया को धीमा कर सकते हैं। खाने को हम बचा सकते हैं सड़ने से, सड़ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विक्रगंधिता कहते हैं। ठीक है ना। कुछ आपने देखे होंगे पैकेट्स, जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं वो पैक होके आते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है ना। तो उनके सड़ने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विक्रगंधिता क्या होती है। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, विक्रगंधिता कहते हैं। और संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु किसी भी नमी, आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है तो वो संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये पूरा संपन्न हो जाता है। आशा है कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको जहाँ पे भी कहीं पे कोई दुविधा है, संशय है, कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ये 10th क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर हम बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।